हेलो फ्रेंड्स, 20 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है बीजेपी चॉइस ऑफ रामनाथ कोविंद एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टेक्स अपोजिशन बाय सरप्राइज। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, अब ड्यू है, तो बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो कैंडिडेट लाया है सामने वो है रामनाथ कोविंद। तो ये बिहार के गवर्नर है, इनको 2015 में बिहार गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ये बीजेपी के मेंबर है, आरएसएस से एसोसिएटेड रहे हैं, ये दलित है। अगर ये इलेक्ट हो गए तो ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट हो गए कंट्री के आफ्टर मिस्टर के.आर. नारायणन, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1997 में। ये यूपी से है, यूपी से कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, पर ये पहले यूपी से प्रेसिडेंट हो गए अगर ये इलेक्ट होते तो। ये ऑलरेडी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं 2 बार, और यहाँ पे अब इनको एंडोर्स किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में हमने पहले भी देखा था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो मेंबर्स इसके लिए इलेक्शन के लिए वोट करेंगे, ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स है ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ नहीं होते जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते, और सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 29 स्टेट्स है, सबकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लेकिन 31 लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंशन है, मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनके भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सारे मिलके वोटिंग करते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोटिंग होता है, तो ये वोटिंग शेयर इक्वल होता है, मतलब सेंट्रल जो एमपीज है उनका टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस। तो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर्स को और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज को इक्वल से मिलता है ऐसा। तो वैल्यू ऑफ वोट जो है ईच एमपी का और ईच एमएलए का अलग होगा, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशंस दिया गया है। फिर अगला है लंदन मॉस्क अटैक। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि लंदन ब्रिज पे एक वैन ने पेडेस्ट्रियंस को अटैक किया, नेबरिंग मार्केट में अटैक किया। अब ऐसे ही एक वैन ने वर्शिपर्स को लंदन में एक मॉस्क के बाहर अटैक किया। तो ये इंसिडेंट सामने आ रहा है, 1 पर्सन की डेथ हो गई, 8 लोग इंजर्ड है। तो इसको ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने पोटेंशियल टेररिस्ट अटैक कहा है, और अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो ये चौथा इंसिडेंट है ऐसा इन ब्रिटेन सिंस मार्च 2017। फिर अगला है एंटी प्रॉफिटियरिंग बॉडी कैन टेक स्wo मोटो एक्शन। तो अब नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी सेटअप की जाएगी अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हालांकि इसको अब तक नोटिफाई नहीं किया गया है, पर जो डिटेल सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि इसको कई सारे पावर्स दिए जाएंगे। पहले तो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या होता है? एंटी प्रॉफिटियरिंग मतलब कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो जो नए जीएसटी टैक्सेस होंगे, तो हो सकता है उसके अंदर कंपनीज को, एंटिटीज को जो है प्रॉफिट हो, मतलब बेनिफिट हो, टैक्स की वजह से सेविंग्स हो, तो वो सेविंग्स का बेनिफिट इवन कंज्यूमर्स को मिले, वो इंश्योर करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई है। अगर टैक्स इंसिडेंस कम हो रहा है तो आप उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी दो। अगर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे गवर्नमेंट देगी कि वैल्यू एडिशन टैक्स है जीएसटी, तो हर स्टेज पे जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है, तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी शेयर कंज्यूमर्स को भी मिलता है कि नहीं, वो इंश्योर करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई है। तो इसको अब नोटिफाई किया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि इनको पावर्स दिए जाएंगे कि अगर ये एक्शन, सो मोटो एक्शन भी ले सकती है, और कोई भी इनके पास कंप्लेन लेके जा सकता है, और ये ऑर्डर में प्राइस रिडक्शन के ऑर्डर भी दे सकते हैं, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, इवन रजिस्ट्रेशन कंपनी का कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सामने आया है। फिर जो प्रोसीजर दिया गया है वो ये है कि जब एक कंप्लेंट आएगी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को, तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर होगा। एक स्टैंडिंग कमेटी ये रिटर्न कंप्लेंट को रिव्यू करेगी, उसके बाद ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स के पास जाएगा जो डिटेल इंक्वायरी करेंगे। इनको 3 महीना का टाइम दिया जाएगा कंप्लेंट में देखने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए। अगर इनको ज्यादा टाइम चाहिए तो मैक्सिमम 3 महीने और दिए जा सकते हैं, तो ये 6 महीने मैक्सिमम इनके पास होगा। उसके बाद ये जब एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास जो जाएगा, तो 3 महीने में उनको अपना वर्डिक्ट देना होगा, तो मतलब 9 महीने टोटल हो जाएगी, मैक्सिमम 9 मंथ्स में इसके ऊपर जो है वर्डिक्ट आ जाएगा। ये जो है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में। फिर अगला है पंजाब वेव्स फार्मर्स लोन्स। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लोन्स को वेव माफ कर देगी, अप टू 2 लाख के लोन्स अगर है तो। और अगर मार्जिनल फार्मर है, तो मार्जिनल फार्मर जो होते हैं स्मॉल फार्मर से भी उनका लैंड होल्डिंग कम होता है, तो अप टू 1 हेक्टर लैंड होल्डिंग होता है। 1 हेक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकर्स।
तो अप टू 2.5 एकर्स होगा तो मार्जिनल फार्मर होगा, 2.5 to 5 एकर्स होगा तो स्मॉल फार्मर। तो जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए 2 लाख रिलीफ इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस किया है, इररिस्पेक्टिव के लोन अमाउंट जितना भी हो, सारे मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये 2 लाख रिलीफ मिलेगा। तो ये जो है लोन वेवर स्कीम, ये पंजाब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम में ज्यादा प्रोविजन है यूपी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्कीम से, तो ये 2 बीजेपी रूल स्टेट्स है, तो ये क्लेम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो फ्री पावर फार्मर्स को दिया जाता है वो कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा लार्ज और वेल टू डू फार्मर्स है पंजाब स्टेट के, वो अपने आप खुद से वॉलंटरली अपना पावर सब्सिडी गिव अप करें, तो ये भी अपील की गई है। तो ये जो है ये हेक्टर और एकड़ का कंपैरिजन समझना चाहिए। एक एकड़ का मतलब होता है 200 by 200 फीट, मतलब 40,000 स्क्वायर फीट, तो ये एक एकड़ होता है। और एक हेक्टर है 100 मीटर्स, तो हेक्टर बड़ा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 1 हेक्टर इज 2.47 एकर्स। तो ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, गुंठा वगैरह, लेकिन एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है बरोइंग फ्रॉग्स एड टू डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये 4 नई बरोइंग फ्रॉग्स की स्पीशीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट्स से। तो वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एक है वेस्टर्न घाट्स और एक है ईस्टर्न हिमालयास। तो यहाँ पे जो 4 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई, इनकी खासियत ये है कि ये बरोइंग फ्रॉग्स, इनके पास बरोइंग की एबिलिटी, बरो मतलब खोदना, तो वो है। तो ये 4 स्पीशीज को जो नाम दिए गए फ्रॉग्स को, तो एक को नाम दिया कदर ट्राइब के ऊपर। तो कदर ट्राइब यहाँ केरला में, यहाँ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, उनके ऊपर नाम है। एक है क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, CPF बरोइंग फ्रॉग, कदर बरोइंग फ्रॉग, तो ऐसे नाम दिए गए। तो CPF क्या है आपको पता होना चाहिए। और फिर और एक है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो है वहां पे डिस्कवर किया गया जो फ्रॉग है, उनको भी डॉक्टर नील कॉक्स के नाम पे दिया गया, नील कॉक्सिस बरोइंग फ्रॉग, क्योंकि IUCN के मेंबर थे जिन्होंने रेड लिस्ट, ग्लोबल एम्फीबियन स्पीशीज की रेड लिस्ट बनाने के लिए बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, तो इसीलिए ये नोमेनक्लेचर दिया गया। तो ये फ्रॉग है। और ये कदर ट्राइब यहाँ केरला में जो परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे है। और ये स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड किया है। जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड ऐसे सवाल UPSC पूछती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुपिंग्स है, तो उनपे सवाल जनरली आते हैं। तो ये जो है फंडिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है NGOs को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को, टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम्स। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करती है, टू गवर्नमेंट्स ओनली, तो ये गवर्नमेंट्स ओनली नहीं है, NGOs प्राइवेट सेक्टर के लिए फंडिंग टेक्निकल असिस्टेंस है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे फोकस करते हैं। और जैसे मैंने कहा वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो यहाँ उनका फोकस एरिया, और यहाँ पे उन्होंने कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए हैं। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, मैकार्थर फाउंडेशन, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जापान, EU, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, सबका ये जॉइंट वेंचर है। तो इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। फिर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्चुअली होता है जो बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज्यादा है प्लस वो अपनी बायोडाइवर्सिटी लूज कर चुके हैं, हॉटस्पॉट है, मतलब कि वो ऑलरेडी डेंजर में है। तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये मेयर्स 2000 एडिशन में यूज किया गया था हॉटस्पॉट मैप में। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक रीजन कब होगा। तो एक है कि एटलीस्ट 0.5% या 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो एंडेमिक है, तो अगर वो एंडेमिक स्पीशीज है यहाँ पे तो। और दूसरा प्रोविजन ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 70% प्राइमरी वेजिटेशन इसका लॉस्ट हो गया है, तो फिर उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 35 ऐसी एरियाज है मिनिमम जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का टाइटल दिया गया है, ग्रुपिंग में डाला गया है। और इंडिया में ये 2 है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयास। तो वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स से पास होते हैं ये भी दिया गया है जैसे यहाँ पे, और ईस्टर्न हिमालयास भी। फिर अगला है पे ₹709 crore टू सेबी इन 10 days, सुप्रीम कोर्ट टेल सहारा चीफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सहारा चीफ सुब्रत रॉय को कहा है कि उनके पास जुलाई 4 तक का टाइम है, वो 709.82 करोड़ जो पेंडिंग है सहारा सेबी रिफंड अकाउंट एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसके अंदर 1500 करोड़ जमा करवाना था, उसमें से 709.82 करोड़ अब पेंडिंग है।
तो ये वो जमा करा दे, क्योंकि लास्ट डेट जून 15 की थी, अब जुलाई 4 तक का टाइम दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी है कि जो बेल दी गई है जुलाई 5 तक की बेल है, तो उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो ये भी वार्निंग दी गई है। तो ये जो केस है ये सेबी ने रजिस्टर किया था इनके अगेंस्ट के सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो इन दोनों के प्रोमोटर सुब्रत रॉय और 3 डायरेक्टर्स जो थे यहाँ पे उनके अगेंस्ट केस है। 2012 में ये केस रजिस्टर किया गया था। केस ये था कि ये जो कंपनीज है दो, ये लिस्टेड कंपनीज नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, और इन्होंने पैसा कलेक्ट किया इन्वेस्टर्स से, स्मॉल इन्वेस्टर्स से, रूरल इन्वेस्टर्स से काफी सारा पैसा इन्होंने कलेक्ट किया। तो वही पैसा कहा गया है अब कि ये रिटर्न किया जाए, और यही रिटर्न करने के लिए अकाउंट बना गया है, रिफंड अकाउंट बनाया गया है। तो ये जो केस है 2010 में आप देख सकते हैं, तो कंपनीज ने ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए। तो ये OFCDs क्या होते हैं? तो ये कन्वर्टेबल मतलब कि डिबेंचर्स आप खरीदोगे, इन्वेस्टर जो भी है खरीदेंगे, और ये फिर ऑप्शन है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू शेयर्स। ये कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। कंपनी अब तक लिस्टेड नहीं है, शेयर्स है नहीं, तो बाद में आप चाहिए तो कर सकते हो। तो वो जो है, तो इसके ऊपर सेबी ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये कैसे किया जा सकता है, सहारा ऐसे कैसे कर सकती है विदाउट इवन लिस्टिंग द कंपनीज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया। सुब्रत राय का, सहारा का स्टैंड ये था कि जब हम लिस्टेड ही नहीं है तो हमारे ऊपर सेबी का रेगुलेशन आ ही नहीं सकता। तो लेकिन सेबी ने कहा OFCDs के ऊपर हमारा रेगुलेशन, आपने OFCDs इशू किए तो हमारा रेगुलेशन आ जाता है। तो वही इनका जो सेबी का जो स्टैंड था, वो जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी जब ये केस गया, सेबी के डिसीजन के ऊपर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी है, सैट, तो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी सेबी का स्टैंड अपहोल्ड किया। और इवन जब कोर्ट में गया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के स्टैंड को अपहोल्ड किया है और रिटर्न करने को अमाउंट कहा है। और वही है, ये इतना अमाउंट रिटर्न किया गया, थोड़ा पेंडिंग है जिसके लिए अभी डेडलाइन दी जा रही है। तो ये पूरा केस था। इवन ये भी डिमांड किया गया कि अगर ये अमाउंट नहीं आएगा अकाउंट में, तो इनके जो प्राइम प्रॉपर्टीज है जैसे लवासा जो पुणे में है, लोनावला में, तो वो भी ऑक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे थ्रेट्स भी दिए गए थे। तो ये पूरा केस है। ये सुब्रत राय जेल में भी थे, उनको बेल मिल गई है। तो ये पूरा है। फिर अगला ये है, ये ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है, तो ऑप्शन होता है कि आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो ये प्राइस जो है, शेयर का प्राइस, वो कंपनी डिसाइड करेगी, जो इश्यूअर है वो डिसाइड करेंगे ऐसा। फिर अगला है, CIC says BCCI should come under RTI Act। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, टॉपमोस्ट अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट, तो इन्होंने कहा है कि BCCI को RTI एक्ट के अंदर लाओ। पहले भी कई बार ये डिमांड्स रखे गए हैं पर ये एक्शन नहीं लिया गया इस पे। अभी BCCI रेगुलेशन भी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर है। तो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ये सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है आफ्टर लोधा पैनल रिकमेंडेशंस। तो ये इनको CIC ने अब अपील किया है कि RTI के अंदर BCCI को लाना चाहिए। पहले भी ये जब डिमांड किया गया था, तो गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, 2010 में गवर्नमेंट ने कहा कि सारी जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से अगर उनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है 10 लाख या उससे ज्यादा, तो फिर वो पब्लिक अथॉरिटी है अंडर RTI एक्ट और वो RTI के पर्व्यू में आएगी। पर BCCI को कोई लोन ग्रांट नहीं देती गवर्नमेंट, वो सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। लेकिन CIC का कहना है कि इनको थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज मिलते हैं टैक्स कंसेशंस में। तो गवर्नमेंट जो टैक्स नहीं कलेक्ट करती, इनसे कंसेशंस देती है, उसकी वजह से इनको इतना सारा बेनिफिट होता है। तो वो एनीवे गवर्नमेंट का ग्रांट ही है, तो इनडायरेक्टली वो ग्रांट ही माना जाए और इनको RTI के अंदर लाया जाए। तो ये डिमांड किया गया। फिर अगला है, लॉकहीड साइंस पैक्ट विद टाटा टू मेक F-16 प्लेन्स इन इंडिया। तो लॉकहीड मार्टिन जो US एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ अग्रीमेंट साइन किया है कि F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाएंगे। तो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट एक कंटेंडर है, हमको इंडिया में अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हमको ये एक्वायर करना है सिंगल इंजन फाइटर्स, अराउंड 100+ फाइटर्स। ये 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जो फॉरेन एंटिटीज है, जो दो मेजर कंटेंडर्स है यहाँ पे, एक है F-16 लॉकहीड मार्टिन की और ग्रिपेन ऑफ स्वीडन की। तो ये दो में से कौन सिलेक्ट होगा ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। पर F-16 इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी जो है उसके अंदर इंडियन एंटिटी के साथ इनका डील होना जरूरी है, सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना जरूरी है। इसीलिए F-16 के लिए लॉकहीड मार्टिन ने टाटा के साथ डील किया है। तो ये अग्रीमेंट फिलहाल साइन किया गया।
तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी टाटा के साथ पहला भी एक अग्रीमेंट किया गया ऑन C-130 फाइटर के एयरफ्रेम कंपोनेंट्स और हेलीकॉप्टर एयरफ्रेम कंपोनेंट्स के लिए, ये डील ऑलरेडी है इन प्लेस। तो अब इवन सिंगल इंजन फाइटर्स के लिए किया गया। तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यूएस विजिट करने वाले हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ये इनकी पहली मीटिंग होगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, और डोनाल्ड ट्रम्प एंडोर्स करते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो ये दोनों एंटिटीज लॉकहीड मार्टिन और टाटा ने आर्ग्यू किया है कि ये जो डील है इनकी, इनसे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा, काफी सारा जॉब क्रिएशन होगा, तो दोनों को बेनिफिट होगा, वो हाईलाइट किया गया। तो ये है। बाकी जो 3 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, तो है सबमरीन्स के लिए, तो 6 सबमरीन्स बनाई जाएगी अंडर प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन्स ऑलरेडी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जा रही है थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस, स्कॉर्पियन सबमरीन्स। तो वो प्रोजेक्ट 75 है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर ये प्रोजेक्ट 75I अनाउंस किया जाएगा, जिसमें और 6 और सबमरीन्स बनाई जाएगी विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ऑफकोर्स स्कॉर्पियन भी एक कंटेंडर होगी, और मजगांव डॉक्स लिमिटेड जो इंडिया में सबमरीन स्कॉर्पियन बना रही है, कलवरी सबमरीन एक इंडक्ट भी हो चुकी है, तो ये यहाँ पे लाइकली इंडियन एंटिटी है कंटेंडर। और बाकी 2 जो है आर्मर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए डील्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है स्कॉर्पियन सबमरीन्स टू ज्वाइन नेवी विदाउट AIP मॉड्यूल। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। तो ये AIP मॉड्यूल स्कॉर्पियन डील के साथ साथ में नहीं है, पर ये AIP बनाया जा रहा है थ्रू DRDO। तो DRDO ये डेवलप कर रही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनका ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। तो अगर ये रेडी होता तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ फिट किया जा सकता, पर अब DCNS जो फ्रेंच कंपनी है जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाती है, उन्होंने कहा है अब ये जो है फिटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा फिलहाल की सबमरीन्स के लिए, क्योंकि जो 6 सबमरीन्स है उनमें से एक कलवरी को कमीशन किया गया है, बाकी 5 सबमरीन्स भी 2020 तक कमीशन हो जाएगी। और लास्ट की 2 सबमरीन्स के लिए AIP सिस्टम सजेस्ट किया गया था, कि डिसाइड किया गया था, पर ये अब नहीं हो पाएगा। तो अब ये AIP सिस्टम प्रोजेक्ट 75I के अंदर आएगा, जो हमने अभी देखा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, तो वहां पे ये AIP सिस्टम लाया जाएगा। तो AIP सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। इससे सबमरीन ज्यादा टाइम तक पानी में रह सकती है। तो ये एक्चुअली जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, तो ये जो है इनकी जो रिचार्ज बैटरीज है, ये रिचार्ज हो सकती है बैटरीज सबमरीन की विदाउट कमिंग आउट, एयर सरफेस पे आने के बगैर ये बैटरी रिचार्ज हो सकती है। नहीं तो अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं होता है तो इनको फिर ऊपर आना पड़ता है सरफेस पे अपनी बैटरीज रिचार्ज करने को, तो ये ज्यादा टाइम तक पानी में नहीं रह सकते। और इनका जो स्टेल्थ कैपेसिटी, सबमरीन छुपी हुई रहती है, तो वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी कम हो जाती है। तो इसलिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, जो अब प्रोजेक्ट 75I के अंदर ही आएगा। ये प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन जो अभी फिलहाल बनाई जा रही है, मजगांव डॉक्स लिमिटेड बिल्ड कर रही है, उनमें नहीं लाया जा सकता है। तो ये तो एक और ऑप्शन ये दिया गया है कि रीफिट जब होगा, तो सबमरीन रीफिट होता है 6 साल के बाद, इंडक्शन होने के 6 साल के बाद, तो तब AIP सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है। और मेजर रीफिट 12 साल बाद भी होगा, तब भी पॉसिबल है। फिर अगला न्यूज आइटम है ब्रिक्स बैक्स इंडियाज कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म सेज VK सिंह। तो ये फर्स्ट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ। तो ये ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 कंट्रीज है, इनका जो ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे इन्होंने अभी जो मीटिंग में जो स्टेटमेंट्स लाए, 3 प्रोविजंस को एंडोर्स किया। एक तो एंडिंग फाइटिंग अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, वन थिंग। दूसरा है कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को ये एंडोर्स करते हैं। जो पहले जो अभी डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंड्स हमने देखे वो ये है कि वो प्रोटेक्शनिज्म एंडोर्स कर रहे हैं। और तीसरा है वॉइसिंग इन फेवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यूएस ने जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को रिनीच किया है, तो अब ये अपना एंडोर्समेंट रीइटरेट कर रहे हैं कि हम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को एंडोर्स करते, फुल्ली सपोर्ट करते हैं। तो इवन ग्लोबल टेररिज्म के लिए इंडिया ने एक कन्वेंशन प्रपोज किया है UN जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको अभी तक अडॉप्ट भी नहीं किया। तो ये 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये ग्लोबल टेररिज्म फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। पर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है, तो यहाँ पे टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं क्लियरली आ रहा है। तो टेररिस्ट मतलब के जो फ्रीडम के लिए फाइट करते अगर,
तो उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। अगर इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, नहीं होती है तो तब तक वो टेररिस्ट होते हैं। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। तो काफी सारी कंट्रीज के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है कि कैसे डिफाइन किया जाएगा और कौन सी एंटिटीज इसके अंदर आएगी। तो इसीलिए कंसर्न्स रेज किए गए हैं और ये कन्वेंशन अब तक पेंडिंग रहा है। तो इसको भी एंडोर्स किया गया है, काफी पुश कर रही है इंडिया अभी भी। फिर दूसरा पेरिस एग्रीमेंट को एंडोर्स किया गया और ग्लोबलाइजेशन को। इसके अलावा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने इवन अफगान ओन नेशनल रिकंसिलिएशन प्रोग्राम को एंडोर्स किया अफगानिस्तान के लिए। इवन सीरिया के लिए सीरिया ओन्ड पॉलिटिकल प्रोसेस को एंडोर्स किया। और अभी जो ब्रिक्स समिट भी होने वाली है वो चाइना में होने वाली है सितंबर 2017 में। तो ये ब्रिक्स ग्रुपिंग में बनाया गया आफ्टर, पहले ओरिजिनली ये था ब्रिक। तो ब्रिक का कंसेप्ट गोल्डमैन सैक्स चेयरमैन जिम ओनील ने दिया था कि ब्रिक नेशन है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये फास्टेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स है, डेवलपिंग कंट्रीज है। और यहाँ पे ये जो कंट्रीज है इसका टोटल लैंड एरिया 25% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया है, 40% पॉपुलेशन वर्ल्ड का यहाँ पे है। और ये इनका जो जीडीपी भी है, कंबाइंड जीडीपी, वो भी काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इनको एंडोर्स किया गया था। फिर ये ग्रुपिंग भी बनाई गई और फिर 2011 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया, तो ये ब्रिक्स बन गए। फिर अगला है इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू ब्रिक्स सपोर्टिंग चाइनाज BRI। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो इसको इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। इवन बेल्ट एंड रोड फोरम जो हुआ था मई 2017 में, अभी लास्ट मंथ, तो वहां पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वो उनकी कंसर्न्स मेनली इसलिए इंडिया के कंसर्न्स क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पास होता है, तो सोवरेनिटी इशू रेज की गई है। उसके अलावा इंडिया ये भी कहती है कि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स वो कंट्रीज के लिए काफी बर्डन हो जाते हैं, उनको रीपे करना लोन्स को वगैरह। तो जैसे श्रीलंका का केस जो है प्रोमिनेंटली कि यहाँ पे उनको ये बर्डन काफी ज्यादा हो गया उनके ऊपर, जो डेट्स का वो है। प्लस इवन वो इंटरनल पॉलिसीज में जो इंटरफियर करते हैं, जैसे अफ्रीका में भी ये केसेस सामने आए हैं, तो वो है। तो अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको एंडोर्स करती हुई ब्रिक्स कंट्रीज के भी स्टैंड लाए गए हैं, लेकिन इंडिया इसको एंडोर्स नहीं करती। तो इसीलिए इसका मेंशन जो है वो इंडिया ने कहा है कि इसको नहीं लाया जाए। तो अभी नेक्स्ट ब्रिक्स समिट भी सितंबर 2017 में चाइना में होने वाली है। तो रिसेंट जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे थे, जो मीटिंग्स हुई उसमें, तो उसके अंदर इसका मेंशन मना किया गया, इंडिया के इंसिस्टेंस पे नहीं लाया गया। फिर अगला है इंडिया अफगानिस्तान ओपन एयर फ्राइट रूट। तो इंडिया और अफगानिस्तान ने अपना एयर फ्राइट कॉरिडोर सर्विस अब लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है अफगानिस्तान इंडिया के बीच में, ये एयर ट्रांसपोर्ट से होगी। तो ये एयर स्पेस, पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से भी जाते हैं और इससे अफगान ट्रेड को काफी बेनिफिट होगा, ये कहा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के फार्मर्स को इंडियन मार्केट को एक्सेस मिलेगा, इवन उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा, अफगान बिजनेसमैन को ये बेनिफिशियल होगा, ये एंडोर्स किया गया है। फिर अगला है केन रो IT डिपार्टमेंट टू टेक अवे डिविडेंड। तो ये केन एनर्जी कंपनी है यूके की, तो उनके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन डिमांड डाला है। तो क्यों हुआ है हम देखेंगे। तो केन एनर्जी जो यूके बेस्ड कंपनी है, इनका इंडिया बिजनेस था। तो 2006 में इन्होंने अपना पूरा इंडिया बिजनेस केन इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये केन एनर्जी और केन इंडिया दोनों सेम एंटिटीज है, मतलब केन की एंटिटीज है, मतलब रिलेटेड है। तो अगर रिलेटेड एंटिटीज होती है तो जब उनके बीच में ट्रांसफर होता है तो प्राइसेस जो है कैसे डिटरमिन किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कहा कि ये जो ट्रांसफर किया गया है इसके अंदर काफी सारा कैपिटल गेन हुआ है। तो कैपिटल गेन्स पे एक टैक्स उन्होंने इम्पोज किया। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो इम्पोज किया, उन्होंने कहा कि पूरा ट्रांसफर का कैपिटल गेन्स का वैल्यू है 24,503 करोड़। तो ये 2006 में ट्रांसफर हुआ था। तो इसके ऊपर 2015 में इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने कहा 10,247 करोड़ का टैक्स लगता है। तो ये टैक्स केन एनर्जी को भरना है। तो वही ये जो है केस, ये इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास भी गया और केन एनर्जी इसको इवन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए लेके जा चुकी है। नीदरलैंड बेस्ड 3 मेंबर ट्रिब्यूनल भी एस्टेब्लिश किया गया इसके ऊपर हियरिंग करने को। तो केन एनर्जी का ये जो है ट्रांसफर किया गया, तो केन इंडिया जो है अभी, तो केन इंडिया के पास भी इससे भी स्टेक इन्होंने अब हटा दिया। तो केन इंडिया को भी इन्होंने अब वेदांता को बेच दिया। तो वेदांता इंडिया लिमिटेड हो गई है। हालांकि केन एनर्जी का इधर 10%, अराउंड 9.8% रेसिडुअल स्टेक अभी भी है। तो ये रेसिडुअल स्टेक अगर 9.8% का है तो उसका भी मतलब अराउंड $1 बिलियन वर्थ स्टेक है।
तो जो केन एनर्जी को जो ट्रांसफर्स किए जाते हैं डिविडेंड और टैक्स, तो वो न्यूज अभी ये है कि केन एनर्जी का 2000 करोड़ का डिविडेंड और टैक्स रिफंड जो है, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ कर लिया। इन्होंने ये रिकवर करने के लिए जो 10,247 करोड़ का टैक्स है वो रिकवर करने के लिए ये उन्होंने रिफंड और डिविडेंड, टैक्स रिफंड डिविडेंड नहीं दिया, ले लिया। तो वो है न्यूज। तो इनकम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने तो चैलेंज किया ही गया है। जो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने भी रूलिंग यही दी थी कि कोर्सिव एक्शन लिया जा सकता है। तो ये केस केन एनर्जी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने भी हार चुकी है, तो इसीलिए अब कोर्सिव एक्शन लेके ये टैक्स डिमांड फुलफिल किया जा रहा है। तो ये पूरा न्यूज है। तो ये जो है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको बाद में लाया गया। तो केन एन का होल्ड जो आर्ग्यूमेंट ये है कि केन इंडिया जो है वो जर्सी में इनकॉर्पोरेटेड है, वो तो इंडिया में है नहीं, तो कैपिटल गेन्स का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा। पर जैसे हमने देखा है टैक्सेशन के लिए जो मल्टीनेशनल से कई सारे जो पूरा वेब ऑफ कंपनीज बनाते हैं, तो उसके ऊपर उसको नो पार करके टैक्सेशन लेना बहुत जरूरी है। तो बेस इरोजन, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह हमने कई सारे टर्मिनोलॉजीज इसमें किए हैं। तो ये वही उसका ही एक केस है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल कहा नहीं, ये कैपिटल गेन्स बनता है और यहाँ पे टैक्सेशन लगेगा। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स होता है। अगर दो एंटिटीज के बीच में अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो ये विथहोल्डिंग टैक्स होना चाहिए। मतलब जो एक एंटिटी है वो आप उनको पे कर रहे हो, तो पूरा पे मत करो, जितना टैक्स है वो विथहोल्ड करो और वो गवर्नमेंट को पे करो। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स होता है। तो जब सरप्लस होगा कुछ भी अगर, तो वो रिफंड किया जाएगा, गवर्नमेंट वो रिफंड कर देगी। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स प्रोविजन होते हैं। और कैपिटल गेन्स टैक्स तब होते हैं जब कोई प्रॉफिट बनता है, जब ये कैपिटल एसेट्स जो है वो कंपनी के वो सेल किए जाते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है। और एक जो इसका सिमिलर केस है केन का केस और वोडाफोन, ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के पास भी गए हैं। तो ये जो दूसरा जो है न्यूज यहाँ पे, ट्रांसफर प्राइसिंग रूल ऑन एडजस्टमेंट नोटिफाइड, तो ये उसी के रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2017 जो बजट का पार्ट है, उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करते हुए एक नया सेक्शन डाला गया। तो इस सेक्शन में सेकेंडरी एडजस्टमेंट नॉर्म्स लाए गए। तो ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट नॉर्म्स किसके लिए? ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। तो ये प्राइमरी एडजस्टमेंट जो किया जाता है, मतलब कि अगर आप पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है वो समझना चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग वो होता है जो प्राइस दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में होगी जब कोई जो भी ट्रांजेक्शन किया जाए। तो अगर दो अनरिलेटेड एंटिटीज है वो ट्रांजेक्शन करेगी तो वो बेस्ट डील करेगी, जो रीजनेबल होगा उतने अमाउंट पे ये ट्रांजेक्शन किया जाएगा। एक खरीदेगी एक बेचेंगे। तो आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है उसको। आर्म्स लेंथ मतलब हम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, आर्म्स लेंथ पे हम अपना प्राइस जो है सही प्राइस जो होना चाहिए मार्केट बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर दो कंपनीज अगर रिलेटेड है, एक कंपनी की सब्सिडियरी है, एक आर्म है और एक मेन कंपनी है, तो उनके बीच में जो भी डील्स होगी तो वो प्राइस फिर मार्केट प्राइस हो वैसे जरूरी नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस हो वो जरूरी नहीं। तो ये इसलिए उसको ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। तो ट्रांसफर प्राइस जो होता है उसके ऊपर रेगुलेशन लाया जाता है टू इंश्योर कि इसको मिसयूज ना किया जाए, अगेन टू इवेड टैक्सेस, टू अवॉइड टैक्सेस रादर। तो वही ये टैक्स अवॉइडेंस को भी अभी रेगुलेट किया जाता है। तो ये जो प्राइस था यहाँ पे इन दोनों के बीच में, उसके ऊपर अभी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट किया जाएगा, मतलब अगर ट्रांसफर प्राइस किया गया है दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में, कंपनी और उसके आर्म के बीच में, तो अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट में जो प्राइसिंग किया गया है उसके अंदर अगर 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है तो उन केसेस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। तो उसके नॉर्म्स अभी लाए गए हैं कि 90 डे का लिमिट है प्राइमरी एडजस्टमेंट का। 90 डे के अंदर अगर एक्सेस मनी किया गया है पेमेंट तो उसको एडजस्ट किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एडवांस मानेगी और उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट लगेंगे वो सब वो सामने लाएगी। तो वो है, तो वो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी एक्सेस है वो टाइम लिमिट के अंदर वो आप रिटर्न कर दो, या तो फिर टैक्सेशन उस पर जो एडवांस कंसिडर करके उस पर टैक्सेशन लगेगा। तो ये नॉर्म सामने आया। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग केस वोडाफोन में भी काफी प्रोमिनेंटली सामने आया था, क्योंकि वोडाफोन ने भी अपने शेयर्स जो है वो मॉरिशस होल्डिंग कंपनी को बेचे थे। तो शेयर्स जो 2008 का ये केस है, तो ये तब उन्होंने 8,519 रुपीज पर शेयर पे बेचा था। लेकिन इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि ये अंडर वैल्यूड है, ये ट्रांसफर प्राइस है। आर्म्स लेंथ प्राइस अगर देखा जाए इसका तो हर शेयर का 53,775 रुपीज प्राइस होना चाहिए। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ पे 3,200 करोड़ का टैक्स लायबल है। तो ये जो है कैपिटल यहाँ पे जो आया है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा।
तो इसके ऊपर भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी केस गया, वहां पे वोडाफोन के अगेंस्ट रूलिंग आई। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्चुअली अक्टूबर 2015 में वोडाफोन के फेवर में रूलिंग दिया। तो ये एक केस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।